नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू विराज की वाणी। दोस्तों, आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच, ये सब बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इन बातों पे कोई गौर ना करता हो, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ चलता है भूतों का राज। वहाँ प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगहों पे तो भूतों का डेरा होता है। वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कि कभी वापस लौट के ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी ऐसे वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ पर है भूतों का डेरा और प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ पर। दोस्तों, ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में, जिसे खूनी हवेली के नाम से सब लोग जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक कर भाग आते थे वहाँ से। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कई बार तो इंसानों को भी मार देता था, और जानवरों ने उन लोगों का शिकार किया है ऐसी खबर फैला देता था। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई, या ये कहें कि उसी में उसने वास कर लिया। जब उस शिकारी के कुछ रिश्तेदार उस हवेली में हिस्सा मांगने के लिए आए, तो फिर उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको ऐसे बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया। सबके सिर काट के हवेली से बाहर फेंक दिए, ताकि सब लोग अब समझ जाए कि शिकारी लौट आया है, वो कहीं नहीं गया। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी और ना ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद भी वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी फूटी दीवारें उस हवेली की मौजूदगी का एहसास करवाती थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है, यानी कि मौत का योग, वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी, ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक तो ना किसी को दिखी थी, ना ही वो डरावने शिकारी की खूनी आत्मा। अमावस की एक काली रात थी। उस रात बारिश बहुत तेज़ गति से हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते अगले शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरती है। सामने एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। बिजली नाम की वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। जैसे शहर में आम तौर पर सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी होती है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। बस रह रहकर आसमान में बिजली चमक रही थी, और आसमानी बिजली की चमक में वह हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज़ गति से बिजली कड़कड़ाती है और रोड पर गाड़ी के ब्रेक्स लगने की तेज़ आवाज़ आती है। उस गाड़ी का ड्राइवर बोलता है, अब वो सामने कोई घर दिख रहा है शायद, क्यों ना वहाँ थोड़ी देर रुक जाएं और फिर आगे चला जाए। वैसे भी बहुत तेज़ गति से बारिश हो रही है, इससे मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है,
मैं नहीं चाहता हमारी परेशानियां आगे चलकर और बढ़ जाएं, इसलिए क्यों ना हम लोग थोड़ी देर वहीं ठहर के आराम कर लें। सब लोग राज़ी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी को उस हवेली की तरफ घुमा दिया। अब वो हवेली बहुत ही शानदार लग रही थी। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने की पार्किंग में खड़े हो गए और उस हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं कि तभी अचानक धीमी सी रोशनी में दरवाजे के बीच में एक रोशनी आती है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। हवेली के अंदर हल्की सी रोशनी थी। तभी वो देखते हैं कि हवेली में ऊपर से सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए उतर रहा था। उसके आगे आते ही सागर ने अचानक से कहा, बाबा, क्या हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? वो बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, और हम लोग यहाँ नए हैं। हम अगले वाले शहर जा रहे हैं। बस जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। तो वो तीनों दोस्त अपना ज़रूरी सामान लेकर बाकी का सामान गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और हवेली में चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर हवेली थी अंदर से, जैसे कि वो बाहर से भी नज़र आ रही थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में बहुत बड़ी सी मूंछों वाला एक आदमी हाथ में तलवार और एक पुराने ज़माने की बंदूक लिए पोज दे रहा था, जैसे कोई महाराजा हो। सागर से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, अब बाबा, ये तस्वीर जो है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं। और बाबा, क्या तुम इसी हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? उस बूढ़े आदमी ने सागर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, ये इस हवेली के मालिक हैं। कई साल पहले इनकी मौत हो चुकी है और मैं यहाँ बस देखभाल करने आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया। सागर ने तभी फिर से एक सवाल किया, अच्छा बाबा, ये बताइए, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे, तो फिर यह दरवाज़ा किसने खोला था? वो बूढ़ा अचानक से जैसे चौंक गया सागर की यह बात सुनकर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, चलो तुम सबको मैं कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ियों से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, बहुत ही गुस्से में। एकदम से उनकी नज़र उसी तस्वीर पर पड़ती है। लगा कि उसकी आंखों में थोड़ी हलचल हुई हो अचानक से थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उन्हें लगा शायद ये उनका वहम हो। तस्वीर में थोड़ी ना कोई हलचल हो सकती है। पर अचानक से कुछ तो हुआ था। सच था या वहम, लेकिन वो लोग थोड़ा डर गए थे। वो बूढ़े बाबा सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर चले गए। वो लोग काफ़ी थक चुके थे। ड्राइवर तो गाड़ी में ही सोता रहा और उसको किसी ने भी अंदर नहीं बुलाया। शायद ड्राइवर लोगों को आदत होती है ना, वो लोग गाड़ी में ही सोकर आराम कर लेते हैं। रमेश, सागर और शीर्षक तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो सब इतने थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर का कमरा काफ़ी गर्माहट भरा था। तभी अचानक, शायद आधी रात का समय हुआ होगा, शीर्षक एकदम से चिल्ला के उठ जाता है। उसकी ये चीख सुन के उसके दोनों दोस्त भी जाग गए।
उन लोगों ने पूछा शीर्षक से, क्या हुआ भाई, एकदम से चिल्लाया क्यों, सब ठीक तो है? तभी शीर्षक कहता है, भाई मुझे लगा अभी जैसे वो तस्वीर वाला आदमी इस कमरे में आया था, वो तलवार से हमें मारने वाला था। तो सागर कहता है, अबे फट्टू सो जा, पता नहीं सपने में क्या क्या देखता रहता है। अबे वहम होगा तेरा, सपना देखा खुद ही बोल रहा है, चल चुप मार के सो जा, हमें भी आराम करने दे। यह बोल वो तीनों फिर से सोने लगते हैं। अभी वो थोड़ी देर ही हुए थे सोए हुए कि अचानक से वो सपना वही सेम सागर को भी आता है और वो भी डर के उठ जाता है। और जैसे ही वो उठते हैं तो वो कहता है कि यार, अभी शीर्षक ने जो सपना देखा था भाई, बिल्कुल वैसा ही सपना मुझे भी आया। वो तस्वीर वाला आदमी तलवार से हमें मारने आया था भाई। तभी रमेश भी सागर से कहता है, यार सागर, शीर्षक भाई, मैं कहूँगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, पर भाई सेम सपना मुझे भी अभी अभी आया कि वही तस्वीर वाला आदमी तलवार लेके हमको मारने आ रहा है। और जैसे ही हमारी आँख खुली, अचानक से जैसे वो गायब हो गया। भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, एक ही सेम सपना तीनों को कैसे आ सकता है भाई? वो तीनों थोड़ा डर तो गए थे, पर उनका यही कहना था कि भाई जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। यह देख वो तीनों और भी थोड़ा डर जाते हैं। वो बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं, पर उनकी आवाज़ का जवाब देने वाला जैसा उस हवेली में कोई था ही नहीं। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। डर के मारे ही सबको ज़ोरों से प्यास भी लग रही थी। साथ में लाया पानी सब बारी बारी से एक घूंट में ही मानो खाली कर देते हैं। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको गाड़ी में दिख तो रहा था, लेकिन जैसे उनकी आवाज़ उस ड्राइवर तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। तभी शीर्षक ने अपना मोबाइल उठा के फ़ोन करना चाहा ड्राइवर को, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थे। यह सब बहुत ही अजीब हो रहा था उनके साथ। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह पर फंस चुके थे ये उन्हें समझ आ चुका था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। जो बूढ़ा उन्हें हवेली में मिला था उसका कोई भी अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह पूरी हवेली छानने लग जाते हैं, लेकिन बाहर जाने का उन्हें कोई दरवाज़ा, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। सब लोग ऊपर छत की तरफ चले जाते हैं। पहले वो वहाँ से कूदने का सोचते हैं, लेकिन ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती। ये सब क्या हो रहा है उनके साथ, यही सोच के आपस में ही झगड़ने लगते हैं और बाद में फिर तीनों नीचे आ जाते हैं। उन तीनों को बहुत प्यास लगी हुई थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने को कुछ, ना ही पीने को। अब सब थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, यही सोच सोच के तीनों पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना उसी को ढूंढने लगते हैं।
जैसे ही उन्हें वो पैकेट मिलता है तो उस सड़े हुए खाने को भी खाने के लिए तीनों आपस में जानवरों की तरह ही लड़ने लगते हैं। किसी तरह वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होती है। उन तीनों को फिर से बहुत ही प्यास और भूख लगी होती है। सुबह होते ही वो तीनों फिर से पानी खोजने लगते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर उन सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा जाता है और उसकी कोहनी से खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शीर्षक और रमेश जैसे दोनों पागल हो जाते हैं और उसकी तरफ जैसे छीना झपटी करते हुए उसकी कोहनी से उसका खून चाटने लगते हैं। तभी सागर चिल्लाता है, अबे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो? ये जानवर हो क्या? पर सागर की बात पे वो दोनों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सागर का खून चाटने की वजह से उनकी प्यास कुछ क्षण के लिए थम सी गई, लेकिन अब भूख की वजह से मानो उनकी जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। पता नहीं कैसे, पर शीर्षक और रमेश में ना जाने जैसे शैतान समा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़ते हैं और अजीब सी आवाज़ में ही घुर्राते हुए मारपीट करने लगते हैं और अपने दांतों से उसे काटने लगते हैं। सागर लगातार चिल्लाता रहता है, पर उन दोनों पर उसकी चीखों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। उस शैतानी हवेली का खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था, जैसे उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और उसके खून को चाट और पी रहे थे। सागर में जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा अपने दोनों दोस्तों से बच नहीं पाया और सागर की मौत हो गई। शीर्षक और रमेश अब उसके पास बैठकर नोच नोच कर उसका मांस खाने लगते हैं, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना था। खून पीकर और इंसानी मांस खाकर वे दोनों अब आदमखोर बन चुके थे। आज दोनों को शांति की नींद आती है थोड़ी देर के लिए। सुबह होते होते सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर उन दोनों ने फिर से सागर की लाश में से बचा हुआ मांस नोचकर खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान अब मर चुका था पूरी तरह से। पर अभी भी उन्हें उस हवेली से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात होते होते सागर की उस लाश में अब कीड़े रेंगने लगे थे। तब शीर्षक और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख ने उनका पीछा कहाँ छोड़ना था। अब दोनों एक दूसरे का ही शिकार करने की सोचने लगते हैं। रमेश चालाकी से ही सोते हुए शीर्षक के सर पर एक लकड़ी से जोरदार वार करता है, जिससे शीर्षक का सर किसी नारियल की तरह फट जाता है और जमीन पे खून ही खून बिखर जाता है। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श को चाटता है तो कभी शीर्षक की लाश के मांस को नोचने लगता है। उसके अंदर की हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटाने के बाद अब फिर से आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर प्रवेश करती है और दरवाज़ा खुल जाता है। हवेली का वो दरवाज़ा कर्र की आवाज़ से ऐसे खुलता है जैसे मानो सालों से बंद पड़ा था।
रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह बाहर निकलकर देखता है कि बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी देखी। जैसे तैसे वो पहुंच जाता है अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी के दरवाजे पर जोर से हाथ मारता है। ए ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब। और दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। ड्राइवर रमेश की वो हालत देखकर काफ़ी चौंक जाता है और जैसे तैसे उसको उठाकर गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। तभी रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में। और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है, मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वहां पर कोई हवेली थी ही नहीं, बस कुछ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी के मलबे के ढेर थे वहां। सब कुछ समझ से परे था। यह देख वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं। एकदम पागलों जैसे व्यवहार करने लगा था अब रमेश। अपने ड्राइवर पर ही चिल्लाते हुए बोलता है, वे हम लोग इतने दिन से इस हवेली में फंसे हुए थे, तू हमें ढूंढने क्यों नहीं आया? सोचा नहीं साला हम किस हाल में होंगे अंदर। रमेश लगातार अपने ड्राइवर पर चिल्लाता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, पर साहब, हम सब तो कल रात को ही यहाँ आए थे। बारिश हो रही थी और बस बारिश से बचने के लिए ही थोड़ी देर के लिए आप गए थे। ड्राइवर भी डरते हुए ही बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून पूरी तरह से सूख गया था। उसके और उसके दो दोस्तों के साथ पिछले 4 दिन से इस हवेली में क्या हो रहा था? वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली अब गायब थी। उसकी जगह मौजूद था तो बस एक खंडर। और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ था, यह तो बस वही जानता था। पर अब वो मानो बर्फ की तरह एक जगह जम गया था, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, साहब। कि तभी रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा शायद वो सहन नहीं कर पाता और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। उस हवेली में क्या हुआ था उसके साथ, कहाँ गए थे उसके वो दोस्त, ये अब किसी को भी नहीं पता था। यह सारे राज अब उसकी मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। ड्राइवर उसकी लाश को लेकर वहां से निकल जाता है और अब उस वीराने में खड़ा था वो खंडर, इस इंतज़ार में कि अब कौन होगा उस खूनी हवेली का अगला शिकार। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं तो एक मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सुनते जाइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, बस सब्सक्राइबर में कमी है। तो दोस्तों, अगर आप अपना प्यार और साथ देंगे तो मैं ये अपना चैनल मोनेटाइज कर पाऊँगा। दोस्तों, इलेक्शन आ गए हैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट ज़रूर करिएगा, लेकिन ये वोट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा और इस बार जात और धर्म से ऊपर उठ के वोट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जात और धर्म देख के रिश्ते किए जाते हैं, देश का नेता नहीं चुना जाता। और हाँ दोस्तों, देश में राजनीति में क्या चल रहा है इसके ऊपर मैंने अपने विचार रखे हैं, एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप सवाल कीजिए, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है? आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या देखना चाहते हैं?
तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक इंडियन होने के नाते जो मैंने फ़ील किया, मैंने अपने विचार पूरी वीडियो में रखे हैं। बाकी आप देख के बताइएगा आपकी राय क्या है।